हम नदी यहाँ पर है का भाग 2 प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? तो इसका उत्तर है नदी अंत में सागर में मिलती है, मतलब उसका अंत सागर में जाके होता है। उसके बाद अगला है फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? महत्व मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरी क्यों है वो फसलों के लिए। तो हम देख लेते हैं। नदियों के द्वारा फसल की सिंचाई होती है। सिंचाई मतलब उनको पानी मिलता है। तो इस कारण नदियों के लिए फसलों के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। हम नेक्स्ट आते हैं। नदी किसमें छिप जाती है? तो नदी करारों में छिप जाती है। करारों के बारे में ऊपर हमने पाठ में बता दिया था, एक बार आप देख लें उसको। उसके बाद आता है कि नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ पर धीमी होती है? तो नदी की चाल पहाड़ों पर तेज और मैदानों पर धीमी हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई से कोई चीज़ जब नीचे आती है तो वो बड़ी तेज गति से आती है, और समतल जगह पे जब कोई चीज़ चलती है तो वो धीरे चलती है। नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? नदी पहाड़ों से चल के मैदानों से होती हुई निरंतर चलती चलती फिर जाकर सागर में मिलती है और सागर बन जाती है। तो नदी क्या होती है कि पहाड़ों से निकलती है, निकल के फिर वो मैदानों में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और आखिर में वो सागर में मिल जाती है और सागर बन जाती है। अब भारत के मानचित्र में, मानचित्र मतलब होता है नक्शे में, गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल, उद्गम मतलब जहाँ से नदी निकलती है, स्थल मतलब स्थान को देखें और उसके तट पर बसे हुए 5 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। तट मतलब होता है किनारों पर बसे हुए 5 नगरों के नाम लिखो। तो सबसे पहले गंगा और यमुना, तो हम लिखेंगे गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री। गंगोत्री यहाँ से निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है। गंगा के पास बसे हुए शहर हैं काशी और इलाहाबाद। यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, और यमुना के पास बसे हुए शहर हैं मथुरा और दिल्ली। तो यह आपने लिख लेना है कॉपी में, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद है मिलान करो। तो सबसे पहले आता है संगम। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हों उसे संगम कहते हैं। 2 नदियाँ मिलती हों, 3 नदियाँ मिलती हों, उनको संगम कहते हैं। उसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा है नदी जहाँ समुद्र में मिलने से पहले कीचड़ जमा कर देती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो जहाँ पे भी नदी समुद्र में मिलने से पहले कीचड़ हो जाता है, बहुत इकट्ठा कर देती है, उसे डेल्टा कहा जाता है। उद्गम, उद्गम अभी 2 मिनट पहले ये भी बताया गया है आपको कि उद्गम होता है जहाँ से नदी निकलती है। इसके अलावा आता है कगार। कगार नदी का किनारा। तो नदी का किनारा कगार ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से दे, थोड़ा सा मुश्किल है ये। कछार, पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जगह जिसमें नदी पत्थर में छिप जाती है। तो नदियाँ क्या होती हैं, कहीं कहीं पत्थरों में छिप जाती हैं और नीचे नीचे चलती रहती हैं, और कहीं फिर बाहर निकलती है। तो वो भाग जहाँ पे जिसमें नदी पत्थर में छिप जाती है उसे हम कछार कहते हैं। भामभर, नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। उसमें हम बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, तो इस क्षेत्र को हम भामभर कहते हैं। उसके बाद आता है तराई।
पत्थर में छिपी हुई नदियाँ जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं, पुनः मतलब दोबारा प्रकट मतलब दिखती हैं, और दलदल का निर्माण करती हैं, निर्माण मतलब बनाती हैं, दलदल बनाती हैं, दलदल बनाती हैं, तो उसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें आ जाओ दी गई वर्ग, ये वर्ग होता है ना जिसके चारों साइड बराबर हो, के में भारत की प्रमुख नदियों के नाम छिपे हैं, इन्हें ढूंढें और लिखें। तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है यमुना, ठीक है जी। उसके बाद हमें दिख रहा है कृष्णा, कृष्णा के बाद हमें दिख रहा है कावेरी, कावेरी के बाद हमें दिख रहा है नर्मदा, नर्मदा के बाद हमें दिख रहा है चिनाब, चिनाब के बाद हमें दिख रहा है सतलुज और ताप्ती। तो ये सारी नदियाँ, इन सभी नदियों के नाम आप लिख सकते हो। अब यहाँ है नदी चलती है, नदी उछलती है, नदी बहती है, नदी गिरती है, नदी मिलती है, नदी मुड़ती है। चलना, उछलना, बहना, गिरना, मिलना, मुड़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। क्रियाएं के बारे में बाद में विस्तार से बताएंगे। इसमें किसी काम के होने का पता चलता है। तो इसमें कोई काम हो रहा है, क्रिया का मतलब कोई काम हो रहा है। आप कौन कौन सी क्रिया करते हैं, सोचें और लिखें। तो आपको बताना है कि आप कौन कौन सी क्रिया करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या क्या करते हैं। आप खेलते हैं, आप सोना, पढ़ाई करना, दौड़ना, चलना, बोलना, ये सारी क्रियाएं आप करते हैं। तो आप इसको लिख दें। उसके बाद है कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरे वाक्य का अर्थ मतलब मीनिंग देते हैं। जैसे अमर, जो कभी ना मरता हो। एक शब्द ने कई शब्दों को मिला के एक शब्द बन गया। जो कभी ना मरता हो वो अमर हो गया। ऐसे ही कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं, ये दे रखे हैं। आप इनके लिए एक एक शब्द लिखें। तो लिख देते हैं जी। जो दिखाई ना दे, जो तो दिखाई नहीं देता उसे अदृश्य कहते हैं। उसके बाद है दिखने और छिपने का खेल, तो उसे हम लुक्का छिपी कहते हैं। उसके बाद जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजय कहते हैं। उसके बाद जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके उसे हम अमिट कहते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हो उसे हम, जहाँ धरती और आकाश मिलते हो उसे हम क्षितिज कहते हैं, ठीक है। और ये हम भूल गए थे लिखना। और जिसकी उम्र लंबी हो उसे हम कहते हैं दीर्घायु, दीर्घायु, ठीक है जी। और उसके बाद आता है हमारे पास जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे आगे का पीछे, विपरीत मतलब होता है विलोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। विलोम या विपरीत कुछ भी लगा दे कि इसका मतलब होता है उल्टा, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो ये विलोम और विपरीत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इसमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखें। अब छिपना, दिखना, चलना, रुकना, टेढ़ा, सीधा, मोटा, पतला, दिन, रात, सुंदर, कुरूप, आगे, पीछे, कल और आज। तो
ये सारे के हमने, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से इन सब का विलोम शब्द 1 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हमने नंबरिंग कर रखी है, आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारा इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।